नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जो इनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, उसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। अब उसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उत्तर प्रदेश एक तो जाति के मामले में जातिवाद जिस तरह से वहाँ पर लगातार प्रभावी होता गया है, तो हर चीज़ को जाति के एंगल से देखना स्वाभाविक ही है। और जिस तरह से उसको गोदी मीडिया दिखा रहा है, कल जी की एक खबर थी, जी का एक पोस्टर जारी हुआ था एक खबर के लिए। आप उस पोस्टर को देखिए, उसमें यादव को खास तौर पे इन्वर्टेड कामा में लिया गया। इसका मतलब क्या है कि वहां पर यादव को टारगेट करने की अलग से कोशिश की गई है। और जब इस तरह की कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जी या बाकी लोग इस पूरे इनकाउंटर को जाति के मामले से जोड़कर देखेंगे। वो भी खास तौर पे इसलिए कि इसमें जो टीम लीड करने वाले यूपी एसटीएफ के ऑफिसर हैं डीके शाही, वो उसी जाति के हैं जिस जाति के योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब ये पूरा मामला जो है अपने आप में बहुत कुछ शेडी लग रहा है। बिल्कुल साफ साफ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लियर मामला है, शायद इसीलिए जांच तक ये मामला गया भी है। सबसे पहले तो वो तस्वीर जो आई जिसमें उस व्यक्ति के, मंगेश के खून के आसपास खड़े होकर लोगों ने फोटो खिंचाया है। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहे हैं। उस तस्वीर को गौर से देखिए। एक चीज पर तो सबका ध्यान गया कि जो हमारे शाही साहब हैं उन्होंने चप्पल पहनी हुई है। बताया जा रहा है कि कच्चे रास्ते पे पहले भगाया इन लोगों ने, फिर पक्के रास्ते पर भगाया। चप्पल पहन के कच्चे पक्के रास्ते पर कैसे ये भागे होंगे, ये सोचने वाली बात है। चप्पल पहने हुए हैं शाही जी, पहली बात तो ये। उसके बगल की तस्वीर आप देखिए, जो उसके बगल में ऑफिसर हैं, व्हाइट कलर का जूता है उनका, सफेद जूता है, बिल्कुल स्पोर्ट्स का शू लग रहा है। अब अगर कच्ची सड़क पर, पतली सड़क पर बरसात के इस मौसम में वो दौड़े हैं, तो उस पर जरा सी भी कीचड़, जरा सी भी काई, जरा सी भी मिट्टी नहीं है। उनके बगल में जो ऑफिसर है उनको भी आप देखेंगे ब्राउन कलर का शू पहने हैं, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा लग रहा है कि शूकेस में रखा हुआ था साफ सुथरा शू, उसको पहन के वो जूता निकल के ये लोग आए और वही पहनकर सीधे फोटो खिंचा लिया। ये कहीं से नहीं लग रहा है कि एनकाउंटर के चक्कर में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी या बहुत दूर तक दौड़े या सड़क पे भगाया। आप आराम से निकल जाइए सुल्तानपुर क्या किसी भी यूपी के शहर पे, या यूपी क्या दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए और कच्चे पक्के रास्ते पर जरा बरसात के समय में दौड़िए, देखिए आपके जूतों की क्या हालत होती है। चप्पल में तो शायद दौड़ ही नहीं सकते, चप्पल चिपक जाएगी, पांव से निकल जाएगी, आपकी स्पीड निकल जाएगी। चलिए, चप्पल पे बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, मैं अलग से बात नहीं करूंगा। लेकिन यहां अगर आप जूते को देखिए तो जूतों पर जरा सा भी, किसी भी पुलिस वाले के जूते पर जरा सा भी निशान नहीं दिख रहा है, जो इस बात पर सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई इन लोगों ने मंगेश को दौड़ाया है। और मंगेश के परिवार वाले जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है। आप अगर उसको देखेंगे तो बताया ये जा रहा है कि उसको 2 रात पहले घर से उठाया गया था। स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए और देर हुआ था हमें छोड़ने के लिए भी, वहाँ से नहीं फीस कार्ड हम यहीं पे भूल गए थे। तब आज चले आए, जमा भी नहीं कर पाए, वहाँ से चले आए भाई के साथ घर पे। मतलब हम वहाँ पे थे, टीसी नहीं थी तो भैया हमें पैसा दे के चले आए घर पे 28 तारीख को। फिर के सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज़्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं और लेकर गए थे मोबाइल बस भाई के। और जब उनका इतना सोना वोना लुटान था तो काहे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जब साथ में लेकर गए थे बोल रहे पिस्टल था और गाड़ी था, गाड़ी कहाँ गई, पिस्टल कहाँ गया? उनको मिलना चाहिए ना, काहे को नहीं मिला? 28 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें आरोपी बनाया गया, कहाँ? उसके बाद वो लोग छोड़े नहीं, उनको नहीं छोड़े। क्या पता चला उसके बाद? उसके बाद उनको ले जाके कहीं और मारे और बता रहे हैं कहीं और मारे के। क्या लगता है कि ऐसा भाई कर सकता था? नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं किया था। वो कहाँ से करेगा जब वो पहले से ही हमें बता रहा था, हमारा नाम वो लोग लिखवाए हैं, नहीं किया था। तो और लोगों को नहीं मारे, सिर्फ मंगेश को ही मारे, क्यों ऐसा किए होंगे? ऐसा वो हम लोग यादव हैं इसलिए किए, इसलिए किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंसी यादव है।
उनके हिसाब से तो उनको 2 रात पहले उठाया गया था और उसके बाद सीधे इनकाउंटर की खबर मिली। उनके पिता, उनके भाई, सब ने यही बात कही है। पिता उस दिन घर पे नहीं थे, माँ और बहन थी, उन दोनों ने ये बात कही है। अब मंगेश का जो बाकी इतिहास देखा जाए, अगर देखा जाए कि उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो 8 मुकदमे दर्ज हैं उस पे, और उसमें ज्यादातर जो मुकदमे हैं वो चोरी की संपत्ति रखना, फ्रॉड करना, इस तरह का है। एक मुकदमा जो है वो गैंगस्टर एक्ट का है। उसके ऊपर जो इनाम रखा गया 50,000 रुपए का पहले इनाम रखा गया 2 सितंबर को, और उसके बाद 4 सितंबर को उसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी, और 5 सितंबर को एसटीएफ ने उसका इनकाउंटर कर दिया। यानी बहुत सीधी सी बात है कि उसका कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री शीट नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कम से कम इससे बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री शीट नहीं थी। चोरी वगैरह के कुछ मुकदमे थे उसके ऊपर, और इनाम की राशि भी 2 सितंबर को घोषित की गई। 2 सितंबर के पहले कोई ऐसी कार्रवाई उसने नहीं की थी जिसमें बड़ा इनाम कोई रखा जाए। 2 को इनाम की राशि 50,000 आप घोषित करते हैं, 4 तारीख को उसको बढ़ाकर 1 लाख कर देते हैं, और 5 तारीख को उसकी हत्या हो जाती है इनकाउंटर में। यह पूरा इतिहास है। असल में हुआ यह था कि सुल्तानपुर में एक सर्राफा के यहां, सोना चांदी बेचने वाले के यहां डकैती पड़ी, और उस डकैती में सीसीटीवी में जो फुटेज आया, उस फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां शुरू हुई। सबसे पहले जिनको गिरफ्तार किया गया, सचिन सिंह को, पुष्पेंद्र सिंह को और त्रिभुवन को। ये गिरफ्तारियां हुई हैं 3 सितंबर को। उसके बाद 4 सितंबर को विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया। बाकी लोग या तो गिरफ्तार हो गए या सरेंडर कर दिया, जबकि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ। इसके अलावा भी अभी 9 आरोपी और हैं जिनको फरार बताया जा रहा है, और इनके सर पर भी 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित कर दी गई। ये इनकाउंटर का पूरा मामला ही बहुत शेडी होता है। जब भी जहां भी इनकाउंटर होता है एक जैसी कहानियां बताई जाती हैं। अब तक 56 जैसी फिल्में बनी हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पे, और जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि वो खुद करप्शन में बहुत गहरे डूबे हुए थे। यहां भी रोहिणी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में उनका कहना है कि जो शाही जी हैं वो रियल एस्टेट बिजनेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये तो आरोप है, लेकिन एक हकीकत है कि शाही जी की जो पत्नी है रितु शाही, उनको अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, और वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, बल्कि गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी का जो महिला मोर्चा संगठन है उसकी क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, यानी ट्रेजरर हैं वो। यानी भारतीय जनता पार्टी से उनकी पत्नी गहरे जुड़ी हुई हैं। ये साहब एसटीएफ में हैं और ये कार्रवाई करते हैं मंगेश यादव के इनकाउंटर की। जाहिर सी बात है कि इसमें पॉलिटिकल मामला कहीं ना कहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद मंगेश को जानबूझकर इनकाउंटर किया गया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसकी हत्या हुई है। यह आरोप लगातार लग रहा है। और जैसा मैंने कहा कि उसकी तस्वीर के आसपास जो लोग फोटो खिंचा रहे हैं, उनके जूतों और चप्पलों को देखकर भी साफ समझ में आ रहा है कि ये बरसात के दिन में कच्चे पक्के रास्तों पर भागे हुए जूते और चप्पल तो नहीं है, वरना जैसे मैंने कहा कि अगर वहां भागे होते तो निश्चित रूप से उस पर धूल मिट्टी लगी होती। अब इस घटना के बाद जब यह घटना जोर पकड़ती है, इस घटना का शोर मचता है, तो अखिलेश यादव जी का बयान आता है। अखिलेश यादव जी के अलावा समाजवादी पार्टी के कई सारे लोगों का बयान आता है। समाजवादी पार्टी, चूंकि यादवों का वोट उनको मिलता रहा है, यादव चूंकि बेस है उसका बहुत बड़ा उस पार्टी का, तो बहुत जाहिर था कि इस पर सवाल उठाया जाता। अब अगर आंकड़ों की बात हम देख लें तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में 207 के आसपास इनकाउंटर हुए हैं। अगर 2017 से लेके और 2024 अगस्त 2024 तक हम देखें तो 207 अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं। इसमें विकास दुबे भी शामिल है। आप जानते हैं कैसे जीप पलट गई थी और वो पूरी कहानी आपको पता है। केवल अगर मई 2023 से 5 सितंबर 2024 का डेटा हम देख लें तो 9 अपराधी ढेर हुए हैं। पिछले 16 महीनों में मारे गए अपराधियों की हम लिस्ट देखें और उसका कास्ट अलग अलग करके देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। 3 मुसलमानों की हत्या हुई है या 3 मुसलमानों को इनकाउंटर किया गया है। जाट 1 हैं, 1 ब्राह्मण है विनोद उपाध्याय, 2 ठाकुर हैं और 2 यादव हैं।
तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो हर जाति के लोगों का इनकाउंटर हुआ है। ये कहना कि केवल यादवों का इनकाउंटर हो रहा है फैक्चुअली बहुत सही बात नहीं है, आंकड़े इससे अलग बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में मारे गए अपराधियों के जातीय आंकड़ों की हम बात करें मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक, तो फिर इनमें भी सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, 61 मुसलमान हैं और 14 यादव हैं। यानी अगर मुस्लिम और यादव को आप ऐड कर दीजिए तो इन सारे लोगों में से 75 लोग सिर्फ यादव और मुसलमान हैं, जिसके अलावा 18 ब्राह्मण और 16 ठाकुर हैं। तो ये पूरा जातियों का मामला है। लेकिन कम से कम इस मामले में यह बात समझ में नहीं आ रही कि अगर शुरू में 3 अपराधी जो थे, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन सिंह, ये मुठभेड़ में सिर्फ घायल हुए, तो फिर मंगेश को जान से मारने की क्या जरूरत थी? उसको भी तो घायल करके गिरफ्तार किया जा सकता था। एक बयान दिया है शाही जी ने कि जो घायल करने लायक थे उनको घायल किया गया, जो मारने लायक थे उनको मारा गया। ये मारने लायक, घायल करने लायक वाला मामला कहां से आ गया? पुलिस का काम होता है गिरफ्तार करना। पुलिस का जो पूरी पुलिस की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चार्जशीट बनाए और वो चार्जशीट, सारे सबूत जो हैं वो कोर्ट में पेश करे, ताकि कोर्ट उसको उसके जुर्म की जैसी सजा होनी चाहिए वैसी सजा दे सके। जिसको 2 साल सजा देनी चाहिए उसको 2 साल की सजा दे, जिसको 4 साल की सजा देनी चाहिए उसको 4 साल की सजा दे, और इस तरह से कानून अपना काम करे, न्याय अपना काम करे, संविधान अपना काम करे। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है, जैसे पिछले कुछ सालों में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि कोर्ट को छोड़कर बाकी सबको न्याय करना है, बाकी सब न्याय करना चाह रहे हैं। कभी बुलडोजर चल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी भीड़ मिलकर लिंच कर देती है, भीड़ इकट्ठा होती है, मारपीट के मामला खत्म कर देती है, कभी गो गुंडे आ जाते हैं जिनको गोरक्षक कहा जाता है, काऊ विजिलेंट कहा जाता है, वो मौके पे न्याय कर देते हैं। अभी हरियाणा का केस आप जानते हैं कि एक लड़के को यह समझ के कि वो गौ तस्कर है, या ये समझ के यूं कहिए कि वो मुसलमान है, उसका पीछा किया गया, गोली मारी गई, बाद में पता चला कि वो आर्यन मिश्रा निकला। उसके पहले हरियाणा के एक गांव में एक कबाड़ बेचने वाला आदमी था जो बंगाल से आया हुआ था, उसको घेर के पीट के मार दिया गया इस शक में कि वो गौमांस खा रहा था। यह अलग बात है कि ममता जी ने उस पर बहुत सहृदय काम किया है, उसकी पत्नी को नौकरी वगैरह दी है, लेकिन जिसकी जान चली गई उसकी जान तो चली गई। और यहां न्याय करने वाली कौन है? यहां न्याय करने वाली भीड़ है। ऐसे ही इनकाउंटर का मामला है, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बहुत हीरो की तरह पेश किया जाता है। हमने इनकाउंटर पे बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, कहानियां मतलब इनकाउंटर्स की कहानियां पढ़ी हैं, फिल्में देखी हैं, और समझ में यही आता है कि तब भी जब अपराधी को बचाया जा सकता था, कोर्ट में ले जाया जा सकता था, कई बार हीरो बनने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए या फिर पदक पाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, सीधे इनकाउंटर कर दिया जाता है गिरफ्तार करने की जगह। कई बार यह तर्क दिया जाता है कि गिरफ्तार होंगे, कोर्ट में जाएंगे, तब तो लंबा केस चलेगा, बच जाएंगे, इसलिए तुरंत इनको न्याय देना ठीक है। अगर ये तुरंत न्याय देने का ही तरीका चल गया तब तो इस देश में हर कोई हर दूसरे को न्याय दे देगा। किसी ने मेरा कोई बुरा किया, मैं उसके घर में घुस के लूट कर लूं, मार लूं, ये न्याय हो जाएगा। किसी ने मुझे मारा, मैं पलट के उसकी हत्या कर दूं, ये न्याय हो जाएगा। फिर तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ अराजकता होगी। फिर जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिन नेताओं को हम अपनी आंख से देखते हैं कि कल तक 2 कमरे के घर में रह रहे थे, आज हवेली बन गई, कल तक स्कूटर से चल रहे थे, आज लाखों की कार में चल रहे हैं, उनका न्याय तो वही जनता कर दे जिस जनता ने उनको वोट दिया है। ये सब चीजें फिल्मों में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन अगर समाज में ये लागू होंगी, अगर हर आदमी सोच लेगा कि वो न्याय करेगा, पुलिस सोच लेगी कि वो खुद न्याय करेगी, कोर्ट तक मामला जाने ही नहीं देगी, तो इस तरह के मामले बार बार होंगे और ये बेहद खतरनाक भी है। आप सोचिए, अगर कल को कोर्ट में साबित हो जाए कि मंगेश यादव उस डकैती में शामिल था ही नहीं, फिर इस पूरी हत्या को, इस पूरे एनकाउंटर को कैसे देखा जाएगा? भाई, आपके पास सीसीटीवी फुटेज थी, आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। अगर मंगेश भी गिरफ्तार हो गया होता, अगर उसको गोली मारने की जगह गिरफ्तार करने की कोशिश की गई होती, हालांकि पुलिस यही कहेगी कि हमने गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसने पलट के चलाया तो हमको भी मारना पड़ा, यही बात कही जाती है, हर बार कहा जाता है इनकाउंटर में। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन की जगह नियम बनता चला जाएगा, अगर पुलिस लगातार इनकाउंटर्स करती रहेगी, तब तो बहुत सारे निरपराध लोग भी मारे जाएंगे। आप देखिए, अभी ममता बनर्जी एक कानून लेके आए कि 1 हफ्ते के अंदर
रेपिस्ट को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई, फांसी पे चढ़ाने से 1 हफ्ते के अंदर अगर रेप रुक जाते तो पॉक्सो जैसा केस और बाकी सारे जितने कानून बने हैं हमारे यहां, जितने कड़े कानून बने हैं, उनके बाद रेप तो खत्म हो जाना चाहिए था। हत्या की सजा तो सीधे फांसी है, तो फांसी से बड़ी कोई सजा तो हो नहीं सकती। तो तुरंत हत्या खत्म हो जानी चाहिए थी पूरे देश से। सिर्फ कड़े कानून बनाकर या बड़ी सजा देकर जुर्म को रोका जा सकता है, यह अपने आप में एक गलतफहमी है। आपको 1 हफ्ते के अंदर सजा देनी है। पुलिस वाला बेचारा, पुलिस वाले से आप कहेंगे 1 हफ्ते के अंदर ढूंढ के लाओ, ना जांच करने का मौका मिलेगा ना कुछ मिलेगा। उसको अपनी नौकरी बचानी है, चमड़ी बचानी है, वो किसी को भी उठाकर ले आएगा। आप फांसी पे चढ़ा देंगे, लगेगा न्याय मिल गया, लेकिन जो असली अपराधी होगा वो घूमता रहेगा। हमारे यहां कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कानून है, इसीलिए मुकदमा है, इसीलिए सारा कुछ है। ठीक है, 100 में से कुछ केस ऐसे होते होंगे जिनमें जो अपराधी हैं वो छूट जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे केसेज में अपराधी को सजा भी मिलती है। और अगर अपराधी छूट जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि पुलिस और सरकारी जो वकील हैं वो सही तरीके से मुकदमा दायर कराने में, सही तरीके से सबूत इकट्ठा करने में असफल रहे। तो फटाफट केस को निपटाने के लिए आप इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे। आप देखिए, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई। हत्यारों को लेकर खूब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पॉलिटिक्स की। अब कंडीशन यह है कि उनको जमानत मिल जा रही है। पता यह चल रहा है कि एनआईए ने ठीक से जिस तरह से सबूत वगैरह इकट्ठा करने चाहिए थे किए ही नहीं। ऐसे ही कलकत्ता वाला केस है, इतना हल्ला किया गया, सीबीआई को दिया गया। पता यह चल रहा है कि परसों कोर्ट में सीबीआई के वकील पहुंचे ही नहीं। वो तो कुछ वकीलों ने, और वहां पर जो हाजिर थे कुछ वकील जिन्होंने केस वगैरह किया होगा, उन्होंने हस्तक्षेप किया तो जमानत नहीं मिली, वरना वो जमानत पे छूट गया होता। तो कुल मिलाजुलाकर मंगेश यादव का जो मामला है वो एक और बड़े सीरियस मामले की तरफ इशारा करता है। पहली बात तो ये कि क्या पुलिस वाकई जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है? आखिर हर लिस्ट में सबसे ज्यादा मुसलमान ही क्यों हैं? जो इनकाउंटर के लिस्ट है, बाकी लिस्टें हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान ही क्यों हैं? ये एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि क्या इनकाउंटर न्याय का अल्टरनेटिव हो गया है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ कार्रवाई को सुधारने की जगह क्या इस तरह के हेडलाइन मैनेजमेंट से, इस तरह के शोर शराबे से इस देश में न्याय स्थापित किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या चल रहा है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियोस अगर पसंद आते हो तो अपने दोस्तों तक भेजिएगा। अगर हमारी सहायता करना चाहते हो तो पिन कमेंट खोल के देखिएगा। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेंगे तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम आपकी ही ताकत पे खड़े हैं। और आप जब हमें ताकत देंगे तभी सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर हम वो सच कह सकेंगे जो कहने से गोदी मीडिया बचता रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।